नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको और टीम इंडिया को भी, यूपी न्यूज़ 9 की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से जो शानदार जीत कल श्रीलंका पे हासिल की, और उसके लिए हमारे सभी टीम मेंबर बधाई के पात्र हैं। कप्तान रोहित शर्मा और पूरे खिलाड़ी जिन लोगों ने इस मैच को इस तरीके से शानदार जीत दिलाई भारत को, सब शाबाशी के और सम्मान के हकदार हैं। जी हाँ, एक बार फिर से मोहम्मद शमी ने शानदार किया, कमाल किया। और सोच लीजिए कि 3 मैचों में जो है वो 14 विकेट, बाकी के 4 मैचों में अगर वो खेले होते तो अब तक उनके विकेटों की संख्या मेरे ख्याल से 2 दर्जन से कम नहीं होती। खैर, शमी ने रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, 45 विकेट लिए। सबसे ज़्यादा 5 बार विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, 4 बार ये कारनामा उन्होंने किया। कल हैट्रिक पर भी थे, लेकिन तीसरी गेंद डिफेंस हो गई, इसलिए हैट्रिक नहीं मिली, नहीं तो वो शायद चेतन शर्मा के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेते। बहरहाल बहुत अच्छा खेले वो, और उनके साथ सिराज, उनके साथ बुमराह जिन्होंने आक्रमण की शुरुआत की और पहला जो हर्डल था उन्होंने ही ध्वस्त किया उसे। उसके साथ साथ आपको जडेजा सर ने, कुलदीप यादव जी ने, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके पहले बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में आपने देखा ही कि बगैर किसी के शतक के 350 रन बने हैं, 350 से ऊपर रन बने। और ऐसा भारतीय टीम के लिहाज से अगर देखा जाए तो तीसरी बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी के सेंचुरी के, बिना किसी किसी भी बल्लेबाज के बिना सेंचुरी बनाए 350 से ज़्यादा टीम इंडिया ने बना ली है। तो सभी शाबाशी के हकदार हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से, हम अपने टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को भी बधाई दें, उन्हें शुभकामनाएं दें। और राहुल द्रविड़ भी निश्चित रूप से बधाई और सम्मान के हकदार हैं। इतने सालों में शायद वो पहले कोच हैं मेरे हिसाब से कि उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस करवाया है अपनी टीम से, और टीम को बिल्कुल एकदम बॉन्ड की तरह एक बना के रखा हुआ है, और 100% वो टीम से निकलवा रहे हैं, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो। कल की बैटिंग आपने देखी, विराट कोहली, शुभमन गिल, इवन कि श्रेयस अय्यर जिनके बारे में मैं कह रहा था कि उन्हें शायद नहीं खिलाना चाहिए, उन्हें बाहर बिठाना चाहिए, उनकी जगह ईशान किशन को खिलाना चाहिए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने मुझे गलत साबित किया। इस बात की मुझे बेहद खुशी है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे भी इसी तरह से खेलते रहें, इसी तरह से रन बटोरते रहें, टीम इंडिया के जीत में अपना योगदान देते रहें। तो जाहिर सी बात है कि श्रेयस को टीम में बनाए रखने का जो सिलसिला है वो कोच और कैप्टन दोनों ने मिलकर लिया होगा। तो राहुल द्रविड़ को कहीं ना कहीं भरोसा होगा श्रेयस अय्यर पे, और जिसके वो उस और श्रेयस अय्यर ने भी उनके भरोसे को तोड़ा नहीं, उनके विश्वास पे खरे उतरे, उनके उम्मीदों पर खरे उतरे। तो निश्चित रूप से राहुल द्रविड़ जो है भी बधाई के हकदार हैं, और शायद सबसे ज़्यादा बधाई के हकदार हैं मिस्टर डिपेंडेबल। जी हाँ, राहुल द्रविड़ का ये निकनेम है, आपको पता ही है कि राहुल को एक दीवार कहा जाता था, राहुल द्रविड़ को। और राहुल द्रविड़ ने ये दिखा दिया कि उन्हें दीवार क्यों कहा जाता था, और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने टीम इंडिया को एक ऐसे दीवार में तब्दील किया है जिसे भेदना अब किसी के लिए नामुमकिन लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर कोई चमत्कार मैदान पे ना हो जाए तो। याद करिए जयसूर्या के ज़माने में, रणतुंगा के ज़माने में, और किस तरह से जो है सनत जयसूर्या, हमारे जो प्लेयर थे, हमारे जो बॉलर्स थे, उनकी किस तरह से पिटाई करते थे। वो समय देखिए, और कल का जो मैच है उसको देखिए कि किस तरह से खौफ में कल खेल रहे थे श्रीलंका के बल्लेबाज। तो निश्चित रूप से ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कोच की जिम्मेदारी होती है। कोच परफॉर्मेंस जो खिलाड़ी का होता है वो कोच के ऊपर काफ़ी ऊपर डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से राहुल द्रविड़ का काम जो है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका जो अनुबंध है कोच का, मुख्य कोच का, वो इसी वर्ल्ड कप तक है। तो मैं अगर शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है। तो अभी तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है, सेमीफाइनल में किससे मुकाबला होता है ये देखना होगा, उसके बाद फाइनल है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ, और मेरे सारे क्रिकेट प्रेमी जो भारत के हैं वो भी मान के चल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि भारतीय टीम इसी तरह से अपना
विनिंग ट्रैक पे चलती रहे और कप जो है हमारे हाथ में आए। तो अब तक का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कप हमारे हाथ में ज़रूर आ जाएगा। तो अगर कप हमारे हाथ में आ जाता है और हम तीसरी बार विश्व विजेता बनते हैं वर्ल्ड कप के इसमें एक दिवसीय फॉर्मेट में, तो राहुल द्रविड़ का क्या होगा? राहुल द्रविड़ को कंटिन्यू किया जाएगा या उनकी जगह उनका अनुबंध जो है आगे बढ़ाया जाएगा, या उनकी जगह जैसा कि चर्चा चल रही है जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण को लाया जाएगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर विश्व कप जीत जाती है इंडिया, ये कप अपने नाम कर लेती है, तो मैं चाहूँगा और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से, उनके सेक्रेटरी जयशाह से और तमाम सेलेक्टर से कि कोच की जो ये पोजीशन है वो राहुल द्रविड़ के पास ही रहे, क्योंकि इतनी बढ़िया बॉन्डिंग आपने शायद टीम इंडिया की बहुत कम देखी होगी। पहले वर्ल्ड कप में देखी होगी जब कपिल पाजी कप्तान थे, और तब एक टीम जब उसने जीत का सिलसिला एक के बाद एक शुरू किया तो वो यूनिटी देखने को मिली थी, वो जज्बा देखने को मिला था, वो उत्साह देखने को मिला था जो इस टीम इंडिया में दिख रहा है इस वर्ल्ड कप में। तो ऑल द बेस्ट राहुल सर, ऑल द बेस्ट रोहित जी, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। आप इसी तरह खेलते रहिए। और आज एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, और वो है अफ़गानिस्तान और नीदरलैंड का, जो छुपे रुस्तम साबित हुए इस टूर्नामेंट में। नीदरलैंड ने दो टीमों को हरा दिया, अफ़गानिस्तान ने 3 टीमों को हरा दिया, और अब ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। और आज इनका मुकाबला लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से है। तो देखना होगा कि राशिद खान और मुजीबुर रहमान की जोड़ी जो है, फिरकी जोड़ी, क्या कमाल दिखाती है। और ये भी देखना होगा कि ये नीदरलैंड जो है जिसने 2 जीत हासिल की है इस विश्व कप में, इसमें टक्कर दे पाता है कि नहीं दे पाता है अफ़गानिस्तान को। और अफ़गानिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो निश्चित रूप से वो सेमीफाइनल की रेस में शामिल हो जाएगा। हालांकि उसके आगे बहुत सारे अगर मगर हैं, सेमीफाइनल की रेस अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, पाकिस्तान के लिए भी ख़त्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के बचे 2 मैच हैं, अगर वो जीत जाता है तो निश्चित रूप से वो भी रेस में शामिल रहेगा, लेकिन तब उसे डिपेंड करना पड़ेगा दूसरी टीमों के परफॉर्मेंस से या उसकी जीत हार पे। तो बहुत ही दिलचस्प हो गया है मुकाबला। 2 टीमों का तो करीब करीब फाइनल है, भारत और साउथ अफ्रीका का, लेकिन बाकी 2 टीमें कौन कौन सी होंगी सेमीफाइनल की रेस में, ये अगले 1-2-4 दिनों में पता चल जाएगा। तो आज का मैच भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लखनऊ में जो हो रहा है कान्हा स्टेडियम में, आप ज़रूर देखिएगा उसे और इन्जॉय करिएगा। तो चलिए खेल से और क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी राजनीति की। तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश जा रहे हैं और वहाँ वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये खबर छोटी सी छपी है अखबार में, लेकिन है बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपने कल देखा होगा परसों की अखिलेश यादव ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी गठबंधन के लिए सिर्फ 15 सीटें उन्होंने छोड़ी है। और उस गठबंधन में भी जो है उनकी जो सहयोगी दल है आरएलडी, वो भी शामिल है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 10 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। और ये कहकर थोड़ी सी गर्माहट आ गई है इनके गठबंधन के लेके जो हम बात कर रहे हैं, तो उसकी चर्चाओं को लेकर थोड़ी सी उनकी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। दूसरा बयान कल आया है नीतीश कुमार का, जो कि संयोजक रहे इंडिया गठबंधन के और जिन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंडिया के गठबंधन को एकजुट करने में, और अभी भी लगे हुए हैं। तो उनका ये कहना आया, एक बयान आया कि उसमें उन्होंने कहा कि साहब देखिए, कांग्रेस को तो ध्यान ही नहीं है इंडिया गठबंधन की तरफ, वो तो पूरी तरह से 5 राज्यों के चुनाव में डूबी हुई है या चुनाव में व्यस्त है। जाहिर सी ऑब्वियस है, चुनाव है तो राजनीतिक दल व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसको सार्वजनिक मंच से बोलना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इंडिकेशन करता है। और नीतीश कुमार कोई बात यूं ही नहीं कहते, हर उनके मूव के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। तो इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि हम 65 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय और अखिलेश यादव के बीच वाकयुद्ध चल रहा है, और कल राजीव राय जो एक प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका एक बयान आया एक्स पर, आपने देखा होगा कि वो अजय राय के बारे में कुछ कह रहे थे और उन्हें जो है बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। तो इस तरह का जो टकराव शुरू हुआ है आपस में ही, तो उससे इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता पे, क्रेडिबिलिटी पे और फ्यूचर पे जो है सवाल उठ रहे हैं कि भाई आगे चल के क्या होगा अगर अभी ये हाल है तो।
हालांकि कल नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक एक बार फिर से होगी और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है। उधर जम्मू कश्मीर में भी जो है फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर पीडीपी के आपस में जो है कटास शुरू हो गई है। आपने फारूक अब्दुल्ला के बेटे का भी बयान सुना होगा अभी कुछ दिन पहले। तो कुल मिलाकर गठबंधन का जो अभी मौजूदा स्वरूप है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि बीजेपी इसकी पूरा इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब एक पार्टी और है जिससे कांग्रेस के साथ गड़बड़ हो सकती है और वो है आम आदमी पार्टी, दिल्ली और पंजाब। जी हाँ, आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल, जिसके बारे में मैं 2 दिन से कह रहा था कि क्या होगा, वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, ऐसी कई बातें कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कल वो गच्चा दे गए सबको, हमें भी गच्चा दे गए और ईडी को भी गच्चा दे गए और बिना पेश हुए पेशी के लिए निकले जरूर घर से, लेकिन पहुंच गए वहाँ सिगरौली पहुंच गए मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने। वहाँ रोड शो वगैरह कुछ किया उन्होंने। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद थे। तो वहाँ उन्होंने एक बयान दिया है जो बड़ा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है। और वो बयान उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उस वक्त मुझे नहीं पता नहीं कि वो कहाँ रहेंगे, घर बाहर रहेंगे या जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन सरकार, बीजेपी के केंद्र सरकार पर उन्होंने हल्ला बोल करते हुए कहा कि साहब आप मेरे शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन मेरी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और 3 दिसंबर को जब ये चुनाव परिणाम आएंगे उस वक्त मैं जेल में रहूँगा या बाहर रहूँगा मुझे नहीं पता। लेकिन सिगरौली वालों से अपील है कि यहाँ के कैंडिडेट को एक आप जो है ज़ोरदार ढंग से विजयी बनाकर भेजिए ताकि लोग ये कहें कि साहब अरविंद केजरीवाल यहाँ आया था। तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंचा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। ईडी को नोटिस को इन्होंने अवैध करार दे दिया है और अब ये देखना होगा कि ईडी उनको दूसरा सम्मन इशू करती है या उसी सम्मन पर जो है वो वहाँ पे जाते हैं, पूछताछ होती है। सवाल अभी भी वही है कि वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, क्या होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। और अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे चलेगी, जेल से चलेगी या कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जो है वो अगर मगर पे हैं और भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। तो ये है एक और बड़ा दिलचस्प मामला कल चर्चा में रहा जो आज के अखबारों की सुर्खियों बना हुआ है, वो है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा जो है वो कल एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई दानिश अली के साथ, जो कि एमपी हैं, और अंदर जाने के 2-4 मिनट के बाद ही वो भाग गई। मुश्किल से 5-7 या 10 मिनट के बाद जो है भाग गई। तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे उसमें ये कहा जा रहा है कि दानिश अली ने कहा कि एथिक्स कमेटी के मेंबर जो हैं वो महुआ मोइत्रा से कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो कंफर्टेबल नहीं थे। जैसे एक सवाल उन्होंने बताया भी कि रात में कहाँ किससे बात करती हो, कुछ इस तरह का सवाल पूछा। उसमें महुआ मोइत्रा भड़क गई और भड़क के वो बाहर आ गई और दानिश अली भी उनके साथ बाहर आ गए और महुआ मोइत्रा काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी। और उसके बाद जो है वो ये मामला ही वो हो गया। लेकिन एथिक्स कमेटी में जो सोनकर साहब हैं अपने, विनोद सोनकर जी, उनका ये कहना है कि महुआ मोइत्रा ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्होंने सहयोग नहीं किया एथिक्स कमेटी के मेंबरों के साथ सवाल जवाब में। तो विनोद सोनकर का बयान भी ये काफ़ी छपा हुआ है आज के अखबारों में। कुछ उनका कहना है कि महुआ मोइत्रा ने उनके साथ भी कुछ बदतमीजी की। तो एक दूसरे पर जो है वो आरोप लग रहे हैं बदतमीजी करने के या अच्छा व्यवहार नहीं करने के, जो भी कह लीजिए। तो ये मामला भी बड़ा दिलचस्प हो गया है कि अब देखना है कि इसमें एथिक्स कमेटी क्या रोल होता है उसका और क्या एक्शन लेती है वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ, जो टीएमसी की सांसद हैं। तो ये खबरें हैं। इसके अलावा एक खबर और आपको मैं बता दूं कि थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपको जानना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको शायद पता भी होगा कि 3 राज्यों की सरकारें जो हैं वो अपने यहाँ तैनात राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हैं। पहले तो पंजाब वाले गए थे, भगवंत सिंह मान की सरकार, दूसरा जो है वो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार गई हुई है और तीसरा जो है कल वो भी चली गई, केरल की सरकार जो है, जहाँ आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल है। बढ़िया आदमी है, मेरे से परिचय है उनका। लेकिन पता नहीं क्या मामला हुआ है कि केरल की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है कि साहब राज्यपाल सहयोग नहीं कर रहे हैं सरकार चलाने में, बिलों को साइन नहीं करते हैं,
लटकाए रहते हैं, जो मतलब असहयोग आंदोलन चला रहे हैं कुछ इस टाइप का। तो 3 राज्यों की सरकारें जो है अपने राज्यपाल के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है ये भी देखने वाली बात होगी, सुनता है नहीं सुनता है, सुनेगा तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हालांकि ये लफड़ा जो है बहुत पुराना है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब से। उस समय तो सरकारें बर्खास्त हो जाया करती थी राज्यपाल की सिफारिश पे, या यूँ कहिए केंद्र उनसे सिफारिश मंगा लेता था कि भैया सिफारिश भेजो हम इसको बर्खास्त करें। तो वो खैर सिलसिला तो बंद हो गया, वो ट्रेडिशन तो बंद हो गया। लेकिन अभी भी जो है राज्यपाल को लेकर राज्य सरकार, अगर वो अपोजिशन की सरकार है, अपोजिशन पार्टी की सरकार है, और केंद्र में अगर अलग सरकार है तो 36 का आंकड़ा बना हुआ है। चलिए आज की आखिरी खबर पे आते हैं, और आखिरी खबर यह है इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग को बोला है कि साहब आप अगले 15-20 दिनों में जो है वो 30 सितंबर 2023 तक कितना पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी के पास, किस किस पार्टी के पास कितना पैसा आया, इसकी डिटेल जो है हमारे सीलबंद लिफाफे में दाखिल करी है। तो हियरिंग पूरी हो गई, 5 जजों की संविधान पीठ जो है इसकी सुनवाई कर रही थी, और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक टिप्पणी में ये कहा था कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है। जो भी सिस्टम अभी चल रहा है, जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, उसमें जो सत्तारूढ़ दल है उसको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। वो आसानी से ये पता लगा सकती है कि किस आदमी ने, या खासकर कॉरपोरेट हाउस को लेकर ज़्यादा वो है, तो किस कॉरपोरेट हाउस ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो ये सत्तारूढ़ दल के लिए अपनी एजेंसियों के जरिए पता लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन विपक्ष के लिए ऐसा नहीं है। तो ये पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो बहरहाल अब उसने अपना डिसीजन सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, और इस फैसले पर जो है पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये सवाल चुनावी चंदे का है, और इस चंदे से ही जो है पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव में बेतहासा पैसा खर्च करती हैं। तो इस प्रचलन पे रोक लगेगी, कुछ गाइडलाइंस जारी होंगे, क्या होगा इस पर आपकी भी नज़र बनी रहेगी, हमारी भी नज़र बनी हुई है। जैसा भी होता है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।